नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे देश की सियासत में किसके बोल भड़काऊ। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि वे राहुल गांधी के खिलाफ जो घृणा की भाषण या बात हो रही है उसको रोके, क्योंकि भाजपा के कुछ नेताओं के बयानों का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि ये चीज़ें रुकनी चाहिए, क्योंकि आपके नेता राहुल गांधी को मारने तक की धमकी दे रहे हैं। मोदी जी, इस पर अंकुश लगाइए। आज हम इसी पर बात करेंगे कि भाजपा और कांग्रेस इसके साथ साथ देश की सियासत में इतना ढीठपन हो गया है कि ये समझ में नहीं आता कि भड़काऊ भाषण कौन ज़्यादा दे रहा है या भड़काऊ कृत्य कौन कर रहा है। बीजेपी निश्चित रूप से जो चिंता खड़गे जी जाहिर कर रहे हैं, इस पर हम सब चिंतित हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आखिर भाजपा के लोग ऐसा कह क्यों रहे हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी कहते हैं कि वो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो लोग हैं क्या वो नफरत की दुकान वाले हैं। मैं सिर्फ 2-3 बातों का उल्लेख करूंगा, उसके बाद हम करेंगे चर्चा की शुरुआत। राहुल गांधी के जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, इंडी गठबंधन के लोग, उसमें एक मुख्यमंत्री है दक्षिण भारत राज्य के स्टालिन। वो कहते हैं कि सनातन जहर है, एड्स है, ये मलेरिया है, डेंगू है, इसे ख़त्म करना चाहिए, और राहुल गांधी उनके साथ खड़े होते हैं। बात यही नहीं रुकती, फिर स्टालिन के जो पुत्र हैं वो भी इसी को दोहराते हैं। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के जो चिरंजीव हैं वो भी सनातन को ख़त्म करने की बात का समर्थन करते हैं। अब वही खड़गे जी जो आज कह रहे हैं कि हेट स्पीच बंद कराइए प्रधानमंत्री जी, बेशक ये बंद होनी चाहिए, लेकिन खड़गे जी भी देखें कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने एक बार भाषण में कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी को आपने जिता दिया तो फिर सनातन मजबूत हो जाएगा, इसलिए नरेंद्र मोदी को हराइए ताकि सनातन कमज़ोर हो। इस देश की आबादी में 100 करोड़ से ऊपर सनातनी है। खड़गे जी उनको कमज़ोर करके कौन सी मोहब्बत की दुकान चलाना चाहते हैं। फिर राहुल गांधी की हम बात करें, वो कहते हैं कि देश में सिख लोग जो हैं वो पगड़ी और कड़ा पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे, इस पर शक है, क्योंकि देश में हालात ठीक नहीं है। वो कभी लोकतंत्र खात्मे की बात करते हैं और कभी भारत के दुश्मनों के साथ बैठते हैं। ये तो हुआ कांग्रेस का पक्ष। फिर भाजपा की हम बात करें तो भाजपा के लोग भी कम नहीं हैं। अगर हेट स्पीच की बात करें तो तरविंदर सिंह मरवाह हैं भाजपा के नेता। वो कहते हैं कि राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ था। बेशक ये बहुत चिंताजनक है, कम से कम इस तरह की बात तो नहीं होनी चाहिए, भले ही राहुल गांधी कुछ भी कहें। इसके साथ केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नवनीत सिंह बिट्टू, जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, उन्होंने राहुल गांधी को आतंकवादी तक बता दिया। अब ये सब चीज़ें चिंताजनक है, लेकिन इसमें सबसे खास बात यह कि आखिर राहुल गांधी, खड़गे जी, ये सब कौन सी मोहब्बत की दुकान लगाए हुए हैं। हम तुलना कर रहे हैं, जनता इसमें तय करे, लोग तय करें कि आखिर ये माजरा क्या है। चर्चा शुरू करें उसके पहले सुन लेते हैं इस मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी क्या कहते हैं, और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में मंत्री हरदीप सिंह डंग क्या कहते हैं। इनको सुनते हैं और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। सिख समाज के लिए जब उन्होंने ये शब्द कहे कि वहाँ पर पगड़ी, कड़ा और कृपाण पहनने वाले को डर लगता है, तो आज इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरे सिख समाज में जो नाराज़गी है कि यहाँ पर ये भारत की धरती वो धरती है जहाँ पर सरदार शब्द को सरदार जी के रूप में बोला जाता हो और इतने मान सम्मान से इस पगड़ी को देखा जाता हो। राहुल गांधी जी जो विदेश में रहते हैं उनकी भावनाओं को भड़काकर देश में जो आपस में लड़ाने का काम करने जा रहे हैं, तो हम सिख समाज की तरफ से निंदा करते हैं। रेल राज्य मंत्री नवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी जी के खिलाफ अनर्गल बयान दिए, यानी नरेंद्र मोदी जी की शय पे दिए, मोदी जी के कहने पे दिए। ऐसे ही महाराष्ट्र के एक विधायक ने और यूपी के एक मंत्री ने भी बयानबाजी की, मतलब बीजेपी के पार्टी का एजेंडा है। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि राहुल गांधी जी जिस बात को लेकर पूरे देश में चुनाव में लोकसभा के में गए कि संविधान खतरे में है, बोलने की आजादी पर प्रतिबंध है, आम जनता की समस्या उठाओगे तो पहले सोशल मीडिया में अरबों खरबों रुपए खर्च करके उन पे हमले किए जाते थे। अब डायरेक्ट उनके मंत्री और बीजेपी के बड़े बड़े नेता
अनर्गल उनके खिलाफ बयान। तो हमने सुना कि जीतू पटवारी कह रहे हैं कि आखिर मोदी जी की शह पर ये सब बयानबाजी हो रही, किसकी शह पर ये बयान दे रहे हैं। अब सवाल यही है कि सलमान खुर्शीद ये कहते हैं कि बांग्लादेश में अगर वहाँ की जनता प्रधानमंत्री हाउस में घुस सकती है तो भारत में भी ये हो सकता है। ये किसकी शह पर कहा जा रहा है? मध्य प्रदेश के एक पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ है वही भारत में होगा, यानी मोदी के निवास में, पीएम के निवास में भीड़ घुसेगी और भारत में तख्ता पलट हो जाएगा। आखिर ये सब किसकी शह पर है? मुझे लगता है कि सभी दलों को इन सब बातों पर मिल बैठकर विचार करने की ज़रूरत है और ये तय करने की ज़रूरत है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो पहले खुद की गिरेबान में भी झांक लें, खुद को ठीक करें, इसके साथ ही दूसरों को ठीक करने की नसीहत दें। ये बहुत सारी बातें जिस पर हम बात करेंगे। योगीराज जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ कि आखिर ये जो स्थितियां बन रही हैं देश में, ये निश्चित रूप से चिंताजनक है, चाहे कांग्रेस की तरफ से कोई बयानबाजी हो रही हो देश के मामले में या भाजपा की तरफ से प्रतिपक्ष को लेकर बयानबाजी हो रही हो। आपकी राय। लेकिन हमारे साथ अभी सुरेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो सारा देश का माजरा चल रहा है उस पर आपकी राय जानना चाहते हैं। आपसे जब संपर्क हुआ उसके पहले मैंने विस्तार से बता दिया था कि राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान लेकर चल रहे हैं, आखिर वो विदेश में जाकर देश के बारे में क्या कहते हैं, वो देश के दुश्मनों के साथ क्यों बैठते हैं, और उनकी पार्टी के लोग सलमान खुर्शीद हो राष्ट्रीय स्तर पर, वो क्यों कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में भी हो सकता है। सज्जन सिंह वर्मा मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं, वो कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो यहाँ भी हो सकता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। खड़गे जी का भी मैंने जिक्र किया था, स्टालिन का जिक्र किया था, जो कहते हैं कि सनातन को हम जहर मानते हैं, इसको ख़त्म करना चाहिए। तो खड़गे साहब क्या सोचकर ये उम्मीद करते हैं कि अगर हम किसी को पत्थर मारेंगे तो कोई हमें फूल देगा, लेकिन ये गांधी का देश है, कम से कम भाजपा को तो जो सनातन को गाली बकने वाले लोग हैं उनको फूल जरूर देना चाहिए, और बीजेपी को चिंता करनी चाहिए कि जो चीज़ें हो रही हैं, घृणा की जो भाषा है उसको बंद करें। आपकी राय? सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मोहब्बत की दुकान है वो मोहब्बत किसके लिए है? क्या देश के लिए है? क्या सनातन के लिए है? या केवल तुष्टीकरण जिसका अल्पसंख्यकों का कर रहे हैं उनके लिए ये मोहब्बत की दुकान खोल रखी है? तो मुझे जो लग रहा है, या मेरा जो अनुभव इनकी बातों से, डायलॉग से जितने भी आए हैं इनके राहुल गांधी साहब के, उसमें ये लगता है कि ये मोहब्बत की दुकान भारत के लिए नहीं है और ना ही सनातन को मानने वालों के लिए है। इन्होंने विशुद्ध रूप से विभाजन खड़ा कर दिया कि मुस्लिम समुदाय जो है वो बहुसंख्यक समुदाय से दूर रहे, और राजनीतिक पार्टियों से यदि दूर होने की बात हो तो वो भाजपा से दूर रहे। तो ये जो वातावरण बनाने की कोशिश की गई है, ये निश्चित रूप से वो जहर है जिस जहर को कभी भी सामने नहीं आने दिया नेहरू जी ने, जिस जहर को कभी सामने नहीं आने दिया इंदिरा जी ने, जिस जहर को सामने नहीं आने दिया कभी भी राजीव गांधी साहब ने। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से इस जहर को फैलाने की कोशिश की है, तो ये ऐसी राजनीति है जिसके बारे में लोकसभा में कहा गया, लोकसभा का कथन है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, कि चाहे सैम अंकल बोल रहे हो या सोरोस अंकल बोल रहे हो, उनकी भाषा राहुल गांधी साहब बोलते हैं। आप बताइए, जो देश के अंदर लाखों लोगों को रोजगार देने वाले उद्योगपति हैं, उनकी हर समय उबासी लेते हुए भी, सांस लेते हुए भी, खाते हुए भी, बैठते उठते भी आलोचना नहीं की जाती। एक आध बार कोई प्रसंग आपको मिला है, आप आलोचना करिए। आपको यदि ये लगता है कि नहीं इसमें गड़बड़, घोटाला, टैक्सेशन की चोरी हो रही, तो आप जांच कराने की मांग करिए। लेकिन 24 घंटे ये करने का मतलब ही होता है कि जॉर्ज सोरोस का चंदा लंबा खाया हुआ है, जिसके कारण आप ये सब भाषा बोलते हैं या ऐसे आरोप लगाने का अवसर देते हैं जो पार्लियामेंट में अनुराग ठाकुर ने बोला है। अब आती है बात देश के बारे में विदेश में बोलने की। सबको मालूम है चीन के साथ समझौता हुआ है। आप इसको जाहिर क्यों करते हैं कि आप चीन की प्रशंसा करते हैं और भारत की आलोचना करते हैं? आपको नेता प्रतिपक्ष रहते हुए कम से कम कुछ उदाहरण देखना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जो भी व्यक्ति यहाँ भारत में रहा है, उसने गरिमापूर्ण आचरण किया है, और उस गरिमापूर्ण आचरण का सबसे बड़ा उदाहरण है वो है पंडित इसका अटल बिहारी वाजपेयी जी को जिनेवा में जिस प्रकार से सरकार ने विपक्षी नेता को अपने सरकारी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए भेजा था, ये अनुपम उदाहरण है। इस प्रकार का न भूतो न भविष्यति। लेकिन जिस देश में नासमझ, राजनीति के भी नासमझ, कानून के भी नासमझ, यदि राजनेता प्रारंभ हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे,
तो ये परिस्थितियां बनेंगी। राघवेंद्र जी, बहुत गंभीरता से सोचने का विषय है। क्या इस समय एक दो चार नेताओं को छोड़ दिया जाए, तो मैं सबके बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो दो चार बड़े हैं, यदि शरद पवार साहब का देखें, आवाज बंद है, बोल नहीं पाते। यदि अपन और किसी एक दो लोगों को ढूंढ करके लाएंगे तो उनकी आवाजें बंद हैं, वो जो है इस समय के दौर में टिप्पणी नहीं कर पा रहे। लेकिन जिन भी नेताओं को आज सदन में, यदि सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता राहुल गांधी जी, उनका विजन क्या है? सेकंड नंबर का जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, अखिलेश का विजन क्या है? यदि अपन थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो तेजस्वी का विजन क्या है? तो क्या अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, लोगों के खुशहाली के लिए क्या विजन है इन लोगों के पास? ये केवल आलोचना करते हैं, केवल गालियां निकालते हैं, केवल बुरा बोलते हैं। और फेमस होने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है, एक लाइन, पहला तरीका फेमस होने का ये है कि आप बहुत अच्छा काम करिए, जैसे पंडित जी नेहरू जी ने किया, जैसे इंदिरा जी ने किया, जैसे अटल जी ने किया, जैसे नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो आप उसके बाद प्रसिद्ध हो जाइए। दूसरे ऐसा है कि आप कपड़े फाड़ करके चौराहे पर खड़े हो जाइए, लोग आपको प्रसिद्ध देख लेंगे कि एक पागल चौराहे पर खड़ा था। तो मुझे लगता है वर्तमान में जो राजनीतिक दलों के बड़े नेता हैं, वो कपड़े फाड़ करके चौराहे पर प्रसिद्ध होने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी विजन, कोई भी देश के बारे में उनके विचार हैं, वो सामने नहीं आ रहे। तो ये बहुत चिंता का विषय है। और जिस तरह की छोटी सोच, सुरेश जी, दरअसल बीजेपी के नेता क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं कि जो राहुल गांधी की दादी का हुआ वो उनका होगा? ये तो बहुत गंभीर बात है। अलग बात है कि राहुल गांधी जो भारत के विरोधी उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, लेकिन बैठना और बात करना कोई देशद्रोह तो नहीं हो जाता है? नहीं, देशद्रोह नहीं हो जाता, ये ठीक है। ये तय करने का अधिकार तो किसी को भी नहीं है। वो तो न्यायालय तय करेगा कि देशद्रोह है कि नहीं है। लेकिन देशद्रोह की आशंकाएं तो पैदा हो जाती है। यदि मान लो कोई और व्यक्ति करेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, केवल वो ये है कि आखिर भाजपा में भी तो ऐसी ब्रिगेड है ना, जो जिस प्रकार की भाषाएं आती हैं उसका जवाब देने के लिए हर जगह ब्रिगेड तैयार की जाती है। तो भाजपा में भी है। अब आप देश में, विदेश में जाके देश की आलोचना कर सकते हो, तो आपकी देश में भी आलोचना ना करे कोई, ये ऐसी कैसे उम्मीद रखते हो? चलिए, आपको कोई पुष्पमालाएं थोड़ी पहनाएगा। बिल्कुल। हमारे साथ गौरव चतुर्वेदी टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, नमस्कार जी। दरअसल बात यह कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये चाहते हैं कि मोदी जी भाजपा के नेताओं को रोकें, वो राहुल गांधी के खिलाफ जो बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन बीच में जब ये सब बात हुई तो ये भी बात आई कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने खुद ये कहा था कि अगर मोदी को आप मजबूत करेंगे, तो मोदी को वोट देंगे तो सनातन मजबूत हो जाएगा। फिर इंडी अलायंस के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि सनातन जहर है, डेंगू है, मलेरिया है, इसको ख़त्म करना है, और खड़गे जी के चिरंजीव इसका समर्थन करते हैं। ये सब बातें कि कौन सी मोहब्बत की दुकान है और उसके बदले में क्या प्रतिक्रिया आ सकती है। जो भी प्रतिक्रिया आ रही है वो निश्चित ही निंदनीय है, उसकी आलोचना होनी चाहिए और ये सब बंद होना चाहिए। लेकिन क्या तालियां दोनों हाथ से बजेंगी या सिर्फ एक हाथ से बजेंगी? कम से कम खड़गे जी के स्तर के जो लोग हैं, राहुल गांधी के स्तर के जो लोग हैं, अगर वो जो इल्हान, कुछ ऐसा है, इल्हान उमर से मिलेंगे जो जम्मू कश्मीर के, जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जाती हैं और भारत की निंदा करती हैं, जॉर्ज सोरोस से मिलेंगे, मोहम्मद यूनुस से मिलेंगे और ऐसी बातें विदेशों में कहेंगे कि भारत में लोकतंत्र नहीं है या भारत में मेड इन इंडिया नहीं है, मेड इन चाइना है। ये सब बातें आखिर लोगों के मन में प्रेम तो नहीं करेंगी, मोहब्बत पैदा तो नहीं करेंगी। जो भी इस तरह की बातें देश के बारे में चाहे भीतर कहे या बाहर कहे, आपकी राय? नहीं, स्वाभाविक तौर पर अगर देश के भीतर भी या देश के बाहर भी कोई इस तरीके की बातें करता है तो वो स्वीकार योग्य नहीं है। और राघवेंद्र जी, मेरा मानना है कि अब सर्वदलीय बैठक होना चाहिए और सर्वदलीय बैठक को ये तय करना चाहिए कि बयानबाजी का स्तर क्या होगा, किस तरीके की हम राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे, किन मुद्दों को लेकर के बात करेंगे और जो सत्य है, जो फैक्ट्स हैं, उन्हें जनता के सामने रखेंगे। सरकार भी फैक्ट्स को छुपाने का काम करती है, सरकार भी असलियत बताने से डरती है। कई कारण हो सकते हैं उसके, लेकिन जब विपक्ष इस बात को लेकर के आवाज उठाता है तो उसे देशद्रोही या राष्ट्र के खिलाफ काम करने वालों की संज्ञा दे दी जाती है। ये भी तो बंद होना चाहिए ना। और सबसे बड़ी बात है कि जब विपक्ष अगर इस बारे में किसी भी मुद्दे पर आवाज उठा रहा है तो उसकी उस आवाज को दबाने का काम भी किया जा रहा है।
देखिए इन गौरव बातों जी, के हम सब बाद जानते हैं। आखिर मजबूरी हो जाती है हर राजनेता की कि वो अगर आपके फोरम पर कुछ बोलने का मौका नहीं मिल रहा है तो बाहर देशों में जाकर बोलता है। मैं इसे उचित नहीं मान रहा हूं, लेकिन जो बाकी प्रक्रियाएं भी सत्ताधारी दलों द्वारा अपनाई जा रही जी। है उस पर भी लगाम लगाए जाने की जरूरत है और सर्वदलीय बैठक होना चाहिए जिसमें तय हो कि क्या बयान किस तरीके के आएंगे और किन मुद्दों पर आएंगे। बेशक ये सही बात है, लेकिन मेरा तीनों, आज तो कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं है आज की चर्चा में, हम तीनों ही चारों ही पत्रकार हैं। असल में मुझे बहुत सालों से लग रहा है कि देश का मीडिया दो भागों में बंटता जा रहा है, या तो वो सत्ता के पक्ष में होता है या सत्ता के खिलाफ होता है। बेशक सत्ता के खिलाफ होना चाहिए हमें, क्योंकि हम मीडिया हैं, स्थायी प्रतिपक्ष हैं, लेकिन प्रतिपक्ष के सपोर्ट में तब आना चाहिए जब वो सही रास्ते पर हो। मैं इस पर फिर कभी हम विस्तार से लंबी बातचीत करेंगे, लेकिन योगीराज जी, सरकार प्रतिपक्ष को संरक्षण दे, ये अच्छे लोकतंत्र की निशानी है। लेकिन और पर जैसी आता वैसी चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तीसरी बार दोहरा रहा हूँ इस चर्चा में, कि अगर वो सनातन को कमज़ोर करने की बात करेंगे तो फिर वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में शोभायमान तो हो सकते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा नहीं पा सकते। अगर भाजपा का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्लाम या ईसाइयत के बारे में उल्टा पुल्टा बोलेगा तो वो उसका अध्यक्ष तो हो सकता है, लेकिन सम्मान नहीं पा सकता। जो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान लेकर चल रहे हैं, वो विदेश में जाकर ये कहेंगे कि भारत में सिख पगड़ी और कड़ा पहने, इस पर उनको संदेह होगा या उसको दिक्कत होगी। वो ये कहें कि भारत में लोकतंत्र ख़त्म हो रहा है, इसलिए आप हमारी मदद करो। वो ये कहें कि इल्हाना उमर के साथ बैठकर बात करें और फिर 370 की वापसी की जो दल बात करें उनके साथ गठबंधन कर लें। सनातन को ख़त्म करने की जो बात करें, राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं, वो कैसे नफरत की दुकान वालों के साथ खड़े हैं। ये जो दोहरा, एक तरह से जो कैरेक्टर, डबल रोल तो मैं नहीं कहूँगा, ये दोहरा कैरेक्टर भारत की सियासत में कैसे चल सकता है, चाहे वो सत्ता में हो चाहे प्रतिपक्ष में हो। आपकी दो टूक टिप्पणी, समय अपने पास कम बचा है इस बातचीत में। देखिए, कांग्रेस की असल में आदत है कि चूँकि लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया है, तो वो चाहे जो बोले चाहे जो करे, वो गोविंदा का एक डायलॉग है ना, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की यही मर्जी है कि वो कुछ भी कह सकते हैं। अभी आप ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं मोदी जी से कि मोदी जी अपने मंत्रियों पर लगाम लगाएं या अपने कार्यकर्ताओं पर लगाम लगाएं। अब राहुल गांधी तो खुद ही अनाप शनाप बक रहे हैं, इन पर कौन लगाम लगाएगा। मैं इसी में एक चीज़ जोड़ूंगा, गौरव जी से इस पर टिप्पणी भी चाहूँगा चर्चा के दौरान। उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने कहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे लोग संविधान के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। उनका सीधा इशारा राहुल गांधी की तरफ है। ये बात कोई और नहीं कह रहा है, देश के उपराष्ट्रपति कह रहे हैं। जी, दूसरा क्या है कि जनता आजकल सब देखती है और आपकी एक एक एक्शन जनता के सामने रहता है। खुद ही आप कंट्रोवर्सी खड़ी कर दें और फिर क्या साहब हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। आपकी भाषा आपको तय करना है कि आप, वो एक कोट है ना कि दूसरों से ऐसा व्यवहार न करें जो आपको अपने लिए पसंद ना हो। जी, ये सबके लिए कह रहा हूँ मैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब से ये लोकसभा के चुनाव आए हैं, जब से कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं, तब से राहुल गांधी कुछ ओवर एक्साइटेड हैं। और संसद में हमने उनको देखा, वो खुद ये कहते हैं कि मोदी जी मेरे से डरते हैं, मैंने मोदी जी के कंधे झुका दिए, मेरे मारे मोदी जी का कॉन्फिडेंस हिल गया। तो ये कौन सी भाषा है। आप नेता प्रतिपक्ष हैं और प्रधानमंत्री खिलाफ आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि मुझसे वो डरते हैं। कोई किसी से नहीं डरता, ना आपसे कोई डरता, ना लोग आपसे आप किसी को डरा सकते। लेकिन आप जब एक बड़े पद पर हैं और एक एक्सट्रीम पद पर जाने की अभिलाषा आप रखते हैं, तो आपको वैसा व्यवहार रखना पड़ेगा। कोई कुछ भी कहे, छोटा नेता, छुटभैया कार्यकर्ता, पार्टी के दूसरे सदस्य यदि कुछ ऐसा कहे तो लोग कह सकते हैं कि अरे साहब नौसखी हैं या गलती। लेकिन ये वो पार्टी के मेंबर हैं, राहुल गांधी, 3 पीढ़ियां जिनकी प्रधानमंत्री रही हैं। आपको बचपन में घुट्टी में मिली प्रधानमंत्री पद कैसे सुशोभित होता है, कैसे उस पर कार्य किए जाते हैं, और आप एक ऐसे प्रधानमंत्री पर, मोदी पर ऐसे आप आरोप लगा देते हैं जैसे कोई सड़क छाप, आप चौराहे पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो आपको खुद को अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। बिल्कुल। और खड़गे जी ये कह रहे हैं कि साहब मोदी जी को कंट्रोल करना है। खड़गे जी ने खुद ने ऐसे
कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी। अभी उन्होंने कहा कि यदि हमारी 30 सीट और आती तो भाजपा के नेता जेल में होते। तो इस तरह के जो बयान हैं, इन सबसे बचना चाहिए। राजनीति में एक दूसरे को घेरने के कई सारे मुद्दे हैं। बेशक वो जेल में होते कि नहीं होते, लेकिन नहीं आई है तो जो सीटें आई है उस पर संतोष करिए, उसके हिसाब से आप एक्ट करिए। मैं गौरव जी की तरफ आ रहा हूँ। सुरेश जी, आपके पास सबसे आखिरी में आऊँगा। गौरव जी, आपकी टिप्पणी। नहीं, स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके का वातावरण देश में बनता जा रहा है और जिस तरीके की टिप्पणियां सामने आ रही हैं, उन पर अंकुश लगाए जाने की जरूरत है। राजनीतिक दलों के द्वारा भी, संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा भी। चुनाव आयोग ने भी कोशिश की, लेकिन चुनाव आयोग की कोशिशें सिर्फ नोटिस तक सीमित रह जाती, कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। जब तक एक बड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरीके की बयानबाजी हमेशा चलती रहेगी। बिल्कुल, लेकिन कानून या नोटिस रोकने का काम तो कर सकते हैं, लेकिन वो रुकेगी तब जब आदमी खुद भीतर से सुधर जाए। किसी अपराधी को सजा के बाद वो जब जेल से छूट के आएगा बाहर तो अपराध नहीं करेगा, ऐसी इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ये तो खुद सुधरना पड़ेगा। हमारे देश के जो कर्णधार हैं उनको सुधरने की ज़रूरत है। पहले वो सुधर जाएं और फिर दूसरे में सुधार की बात करें। ये मुझे लगता है कि मुद्दे की बात है। हम दूसरे को उकसा रहे हैं और फिर कहें कि अगले ने हम पर पत्थर क्यों मारा, तो ये थोड़ा सा, जिसे मैंने कहा था कि दोहरे चरित्र की बात है सियासत में, ये बहुत ही चिंताजनक है। सुरेश जी, आपकी छोटी सी राय। कहना चाहता हूं कि इस समय निश्चित रूप से सभी राजनीतिक पार्टियों की ओर से भाषाई गरिमा का ध्यान नहीं रखा जा रहा, और उसका केवल हमको ये खोजना पड़ेगा कि उसका केंद्र बिंदु कौन है जिसके कारण ये भाषा की गिरावट हो रही है। इसलिए सबसे पहले तो उस व्यक्ति को खोजा जाना चाहिए जो भाषा की गिरावट के केंद्र बिंदु में है। बिल्कुल। और मुझे कई बार ये लगता है कि आप यदि बड़े पद की महत्वाकांक्षा रखते हैं तब आपको बड़े पद के योग्य दिखने जैसा भी व्यवहार करना चाहिए। आप नरेंद्र मोदी जी को गुजरात में जिस रूप में देखते थे, उनको जो है प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस रूप में देख रहे हैं, उनमें दोनों में आपको बेसिक अंतर दिखाई दे रहा है। यदि आप पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उसके बाद 2-3 वाक्यों में खत्म करें। बस खत्म ही हो गई बात। नहीं, ऐसा भी नहीं। आप पार्लियामेंट के मेंबर थे। आपकी भाषा और नेता प्रतिपक्ष जैसे गरिमापूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे जाने की बाद की भाषा में अंतर होना चाहिए। मैं इस बात को पूरा इत्तेफाक रखता हूं कि सरकार को घेरने के लिए कई आपके पास अवसर होते हैं, लेकिन यदि आप जितना भी तथ्यात्मक और गरिमापूर्ण बोलेंगे वो आम आदमी उसके प्रति सम्मान भाव प्रकट करेगा। यदि आप छिछोरियाई पर उतरेंगे तो आप राहुल गांधी बन जाएंगे। बिल्कुल। योगीराज जी कुछ कहना चाहेंगे? बहुत 2-3 जब बार बार राहुल गांधी तो वो शख्स है कि सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग के आए अपनी भाषा के कारण, अपने शब्दों के कारण, फिर भी बार बार वो गलती दोहरा रहे हैं। एक बार गलती हो सकती है, लेकिन बार बार गलती होती है फिर कहीं ना कहीं लगता है कि या तो कुछ मेंटल में कुछ दिक्कत है। कुल मिलाकर कह सकते हैं इस पूरी बात का लबोलबाब ये कि अगर कोई 370 धारा वापसी वाले के साथ खड़ा होगा तो देश उस व्यक्ति को अच्छी नजर से नहीं देखेगा। अगर देश के विरोधियों के साथ आप विदेशों में मिलेंगे तो फिर आपको लोग देशद्रोही भले ना कहे, लेकिन देश का शुभचिंतक नहीं मानेंगे। अगर सनातन को, इस्लाम को या ईसाइयत को या सिखिज्म को या बौद्धिज्म को कोई गाली बकने वाला होगा और उसके साथ आप खड़े होंगे तो फिर आपको लोग कोई भला आदमी नहीं मानेगा। तो मुझे लगता है कि इस पर आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। अगर सीधे सीधे कहें तो चीज़ थोड़ी सी कटुतापूर्ण हो जाएगी, लेकिन सभी दल समझदार हैं, नेता समझदार हैं, अपने आप को सुधारें और दूसरों पर लांछन लगाने के बजाय खुद की तरफ देखें। तो आज बाखबर में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद भी करूंगा। सुरेश जी आपका साधुवाद, गौरव जी आपका धन्यवाद और योगीराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।